प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इलेक्शन का ज़माना है और हमारे सामने आजकल एक मुद्दा ये भी है कि हमें अपना वोट ज़रूर देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का स्वरूप है या हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का स्वरूप है, आप उसको क्या कहेंगे? हमारे यहाँ किस तरह की हुकूमत है, क्या स्वरूप? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। अच्छा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। उसके लिए उर्दू में एक शब्द आता है, वो है जमहूरियत। देखिए, ये है जमहूरियत। हमें क्योंकि मालूम होना चाहिए कि प्रजातंत्र को या डेमोक्रेसी को उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जमहूरियत या डेमोक्रेसी ये किस किस्म की गवर्नमेंट है, क्या होता है इसमें? लोगों द्वारा चुनी जाती है। हाँ, ये वो गवर्नमेंट है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और ये लोगों के लिए काम करती है और लोगों को यह हासिल होता है कि अगर उन्हें अपनी कोई बात या अपनी कोई राय देनी है तो वो दे सकते हैं और गवर्नमेंट उसका भी ख्याल रखती है। तो आजकल इलेक्शन का ज़माना है, वोटिंग का ज़माना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना वोट भी ज़रूर दें ताकि हम जिस गवर्नमेंट को चुने वो ऐसी गवर्नमेंट हो कि जो पूरी मुल्क की भलाई के लिए काम करे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इसमें बहुत सारे ओहदेदारान होते हैं। जब गवर्नमेंट सिलेक्ट हो जाती है तो उसमें एक ओहदा होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को उर्दू में क्या कहते हैं? वजीर आजम। देखिए, इसके लिए लफ्ज आता है वजीर आजम, यानी प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री जी किस तरह से चुने जाते हैं, कुछ आइडिया है इसके बारे में? सांसदों के द्वारा। सांसदों के द्वारा। सांसदों को कौन चुनता है? जनता चुनती है। जनता चुनती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर जनता जागरूक है, अगर जनता ये जानती है कि उसे अपना वोट किसको देना है, तो वो एक बेहतर हुकूमत का चुनाव कर सकती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस समय अपने वोट को देने के लिए ज़रूर जाएं। तो बहरहाल आते हैं फिर अपनी भाषा की तरफ। आपको मैंने दो लफ्ज खासतौर से सिखाए, एक तो जमहूरियत और दूसरा वजीर आजम, यानी प्रधानमंत्री या फिर जमहूरियत का मतलब अभी आपने बताया जैसा कि प्रजातंत्र। तो अब देखिए जमहूरियत लिखा कैसे जाता है। आपको क्योंकि मेरा मकसद लिखना भी सिखाना है, तो जीम प्लस मीम प्लस हे प्लस वाव प्लस रे प्लस ये और प्लस ते, जमहूरियत। और जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। देखिए, हमने शॉर्ट किया जीम को जीम, फिर मीम उसमें शामिल किया, फिर हे का शोशा, फिर वाव पूरा रहेगा, जी मीम जबरजम, आराब लगाए यानी मात्रा, हे व पिशहू, रे साकिन, ये ते जबरियत, जमहूरियत। तो जमहूरियत किस तरह लिखा जाता है इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार कर लेनी है क्योंकि ये बहुत अहम शब्द या लफ्ज है। फिर से देख लीजिए, ये देखिए जमहूरियत। और इसी तरह से वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री, तो वाव प्लस जे प्लस ये प्लस रे वजीर, ठीक है, उसके नीचे जेर लगेगा यानी आराग या मात्रा वजीर। फिर उसके बाद आजम में अलग अलग लिख के दिखा रही हूँ इसलिए आपको, अलिफ प्लस एन प्लस जोए प्लस मीम, वजीर आजम। अब देखिए कैसे ये मिला के कैसे लिखा जाएगा, वाव ज़बर वा, जे ये ज़ी, फिर आजम, अलिफ एन जोए मीम, आजम, वजीर आजम। ये आपको शब्द न सिर्फ ये कि पढ़ने आने चाहिए बल्कि लिखने भी आने चाहिए। अच्छा, ये तो हुई बात कि आज का क्या पस मंजर है
और आजकल हमारे मुल्क में किस चीज के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ये आपको न सिर्फ ये कि आप लोग जानते हैं इसको, बल्कि इसको समझते भी हैं। बहरहाल, अब आते हैं भाषा के ज्ञान की तरफ। फिर से हम फिर एक कहानी के जरिए से आज आपको उर्दू जबान लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारे एक शागिर्द ने हरियाणा से हमसे ये भी पूछा है कि उर्दू में हम उनको वो किताबें बताएं कि जिनके जरिए से वो और ज़्यादा बेहतर तरीके पर उर्दू सीख सकें। लेकिन उन्होंने हमसे एक बात और भी कही है कि हम वो किताबें बताएं जो हरियाणा में मिल सके। तो हंसराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शौक से उर्दू सीख रहे हैं और आप हमेशा रिस्पॉन्स भी देते हैं। और मैं आपका जिक्र भी इसलिए करती हूँ कि आप मुझे उर्दू में लिख कर भी दिखाते हैं। तो हंसराज जी, इस सिलसिले में मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि हरियाणा में कौन सी किताबें मिलती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको वो किताबें कि जिनके ज़रिए से आप उर्दू ज़्यादा बेहतर तरीके पर सीख सकते हैं, बाय पोस्ट भेज दूंगी। तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिए और उसके बाद मैं आपसे बात करके आपको वो किताबें ज़रूर भेजूंगी कि जिससे आप उर्दू बहुत आसानी से सीख सकें और पुख्ता उर्दू सीख सकें कि आप कभी भूलें नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होती है या बहुत खुशी की बात होती है कि हमारा कोई तालिब इल्म, यानी हमारे से मुराद है उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी और हमारे जितने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, उन सब के तालिब इल्म ने अगर इस तरह से हमें रिस्पॉन्स दिया है तो यकीनन ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो खैर बहरहाल, हंसराज जी, आप मुझसे बात जरूर कीजिएगा, मैं आपको किताबें बाय पोस्ट भेजूंगी। अब देखिए, यहाँ आज जिस कहानी के जरिए से हम सीखेंगे उसका उन्वान या उसका शीर्षक है तोते की चालाकी। देखिएगा तोता कैसे लिखा जाता है, हम सबको बहुत पसंद है ये तोते की चालाकी। अब देखिए, तोता कभी आप सोचते होंगे कि ते से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तोता जो है वो तोय से ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा हुआ माना जाता है। तो हमें आप जब भी तोता लिखें तो वो आप तोय से लिखें। तो तोते की चालाकी। अब आप देखिए कि तोता लिखा कैसे। अब इसमें देखिए, तोय प्लस वाव प्लस तोय प्लस ये तोते हमने जोड़ा किस तरह से है, क्योंकि तोता तोय लफ्ज जो है वो शॉर्ट नहीं होता, पूरा आता है। ते तोय वाव जबर तोय ये जबर ते तोते। और अगर हम लिखें इसको तोता तो ऐसे तोय वाव जबर तो और तो अलिफ जबर ता तोता। फिर इस तरह से चालाकी में चे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस अलिफ प्लस काफ प्लस ये चालाकी। अब इसको हम कैसे शॉर्ट करेंगे, चे हमने लिया, उसको अलिफ में ले गए ऐसे, चे अलिफ जबर चा, लाम अलिफ जबर ला, काफ ये जिर की चालाकी। ये गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह से हरफों को शॉर्ट कर रही हूँ, मुख्तसर कर रही हूँ। देखिए, फिर चे का हमने सर लिया सिर्फ, उसमें अलिफ जोड़ दिया, चे अलिफ जबर च, फिर लाम लिया आधा, उसमें फिर अलिफ जोड़ दिया, लाम अलिफ जबर ला, काफ के साथ छोटी ये काफ ये जिर की चालाकी। तोते की चालाकी आज का ये हमारा उन्वान है और बहुत दिलचस्प कहानी है। पर शर्त यही है कि आपको कहानी में नहीं खोना, बल्कि उसके जरिए से भाषा सीखनी है, उर्दू जबान सीखनी है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था। सौदागर आप जानते ही, बिजनेसमैन या ताजिर, तिजारत करने वाला। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज वाला तोता। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें किया करता था। अब यहाँ देखिए, लफ्ज आया मीठी मीठी। हम सब बोलते हैं मीम प्लस ये प्लस ठे प्लस ये मीठी। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मीम हमने लिया, फिर ये लिया, फिर ठे को आपको बताया था दो चश्मी है उसके ऊपर,
ते का वो लग जाएगा, या तोय जिसे आप लोग कह सकते हैं, मीठी, मी में मी, थे ये ठी, ते का, ते के ऊपर जो तोय या बी जिस तरह से हम बनाते हैं वो लगा होता है, ये लगेगा, और उसके बाद मी में मी, ठी ये ठी, मीठी। तो मीठी हम कहते हैं कि सिवई बहुत मीठी बनी है। तो या इसी तरह से कोई भी चीज हो, अगर वो मीठी होती है तो हमें मीठी चीज बहुत पसंद है। तो हम इसका जुमला भी बना सकते हैं कि उर्दू, देखिए बेहद खूबसूरत जुमला बनेगा, उर्दू बहुत मीठी जबान है। मीठी का जुमला, हमने एक लफ्ज का इस्तेमाल सीखा, मीठी। इसी तरह से एक लफ्ज और इसमें आया, वो था खूबसूरत। अब देखिए खूबसूरत बहुत आम लफ्ज है, आप लोग मुस्तकिल बोलते भी हैं और हम सब उसके मानी भी जानते हैं, सुंदर को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन यहाँ जिस चीज पर आपको ध्यान देना है वो ये कि तलफ्फुज आपका, उच्चारण आपका सही होना चाहिए। आप कभी भी खूबसूरत ना कहें, खूबसूरत। तो बहरहाल अरब का एक सौदागर था जिसने एक तोता पाला था। तोता बेहद खूबसूरत था, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, और सौदागर क्योंकि परिंदों की जबान समझता था इसलिए वो उससे बहुत मीठी मीठी बातें करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। एक बार सौदागर ने हिंदुस्तान जाने का प्लान बनाया और अपने तमाम मुलाजमीन से या अपने तमाम काम करने वालों से ये पूछा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, वहां से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। अब देखिए लफ्ज आया यहाँ तोहफा, तो तोहफे में ते प्लस बड़ी है प्लस फे और प्लस उसके बाद ये वाली तोहफा। अब देखिए किस तरह से इसको हम जोड़ेंगे। ते का हमने शोशा लिया, फिर हे उसमें ले गए, फिर फे और फिर ये इस तरह की तोहफा। तोहफा एक बेहद खूबसूरत लफ्ज, आपको इसको जरूर याद कर लेना चाहिए। हम बहुत बोलते हैं कि भाई तुम हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो, तो अगर हमें लिखना भी आए तो सुभान अल्लाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसने पूछा सबसे कि तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेके आऊं। सबने अपनी पसंद की चीजें बताई। आखिर में तोते की बारी आई। अब देखिए परिंदे से, क्योंकि वो परिंदों की जबान समझता है, उसने कहा मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। यानी जो तोते वहां हिंदुस्तानी तोते हैं उनसे आप मेरा सलाम या मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिएगा और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया। अब देखिए तोते ने मैसेज ये दिया अपनी कौम के लोगों को कि मैं परदेश में हूँ, आप लोगों ने मुझे भुला दिया है, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है, आप आजाद हैं। अब देखिए 3 लफ्ज आए, किस्मत, किस्मत, किस्मत कोई लफ्ज नहीं होता, क की आवाज इसमें नहीं निकलेगी। आपको आवाज निकालनी है आफ की, हलक से आवाज निकालनी है। आफ सीन मीम ते, किस्मत, हलक से आवाज। इसी तरह से कैद, आफ की आवाज, किस्मत, काफ प्लस सीन प्लस मीम प्लस ते, किस्मत। इस तरह से कैद, काफ प्लस ये प्लस दाल, कैद। अब देखिएगा कि इसको हम लिखेंगे किस तरह से। हमने वहां तो आपको पूरा लिखा हुआ दिखाया है, लेकिन हम यहाँ किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए काफ को हमने मुख्तसर किया, सीन उसमें जोड़ा, फिर मीम, फिर ते, किस्मत। इसी तरह से कैद, देखिए काफ लिया, फिर ये का शोशा, फिर दाल। अब मैंने पहले बताया है कि दाल हमेशा रे की तरह लिखी जाती है, हम उसको दाल की तरह नहीं लिखते हैं क्योंकि वो लिखने में फिर खूबसूरत नहीं मालूम होती। तो उसने कहा कि किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है और आप आजाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। अब देखिए वो अपने दोस्तों को ये पैगाम दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है, मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। अब तोते ने मैसेज ये दिया कि मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए आपसे, बस आप मेरे
जो हमवतन हैं उन लोगों तक, यानी जो उसके हिंदुस्तान में रहने वाले तोते हैं, उनको ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि आप लोग तो आज़ाद हैं, आराम से रहते हैं, मैं यहाँ कैद में हूँ, और अगर मैं इतनी ही ज़्यादा कैद में मुस्तकिल रहूँगा तो एक दिन ऐसा आएगा मैं घुट घुट के मर जाऊँगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफ़र करते करते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। अब देखिए लफ्ज आया झुंड, झे प्लस नून प्लस डाल, झुंड। अब देखिए इसको मिलाएंगे किस तरह से, हमने लिया झे को लिया, झे फिर नून को उसमें जोड़ा और फिर डाल इस तरह लिया, झुंड। तो तोतों का एक झुंड नजर आया सौदागर को और उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम और पयाम पहुंचाया। पयाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। अब देखिए यहाँ पे थे का इस्तेमाल आया, ठे का इस्तेमाल आया, थरथराना, कांपना। ये देखिए ये है थर थरा कर, थे रे, थे रे जबर थर, थे रे जबर थर, थर थरा नून अलिफ जबर ना, थर थराना। फिर इसी तरह से ठंडा, थे प्लस नून प्लस डाल, ठंडा। अब इसका जुमला भी आप बना सकते हैं। ठंडा का जुमला बहुत आसानी से बन जाएगा, पानी बहुत ठंडा है। इसी तरह से तोता थर थराने लगा, यानी कांपने लगा। तो अब देखिए कि हुआ ये कि एक तोते को जब उसने पैगाम उसके झुंड को दिया तो उसमें से उसका मैसेज सुनते ही एक तोता थरथरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। अब देखिए लफ्ज आया पैगाम। लिखने के लिए जरूरी है कि आप लोग बार बार लिखने की मशक भी करें, और अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना है, अगर आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से भी कोई बात मुझसे सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो बहरहाल अब एक लफ्ज आया यहाँ पर पैगाम। हम लोग बोलते बहुत है इसको, पे प्लस ये प्लस गैन प्लस अलिफ प्लस मीम, पैगाम यानी मैसेज। एक बेहद खूबसूरत लफ्ज है ये। इसको लिखेंगे किस तरह से, देखिए पे को हमने शॉर्ट किया, फिर ये का शोशा लिया, फिर उसमें गैन ले गए, फिर उसके बाद अलिफ लिया, पे ये जबर पे, गैन अलिफ जबर गा, मीम साकिन, पैगाम। अब देखिए ये पैगाम यानी मैसेज। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था। अब अजीज क्या है, अजीज किसे कहते हैं, राजेश बताइए। बहुत प्यारे इंसान। हाँ, उसका बहुत नजदीकी करीबी दोस्त या रिश्तेदार कुछ भी रहा होगा। तो अजीज को, एक तो अजीज का तलफ्फुज और दूसरे अजीज को लिखना सीखना। तो एन प्लस जे प्लस ये प्लस जे, अजीज। अब देखिए लिखेंगे, एन शुरू में आ रही तो इस तरह, एन एन जबर आ, जे जिरजी, जे साकिन, अजीज यानी बहुत करीबी या बहुत प्यारा, जो आपको बहुत, जिसको हम बहुत चाहते हैं उसे अजीज कहा जाता है। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया। सदमा, शॉक्ड हो गया एकदम। अब वो क्या कर सकता था, बात जो होनी थी वो हो गई, उसने सवारी आगे बढ़ाई। अब देखिए सौदागर ने पैगाम दे दिया और उसके पैगाम के जवाब भी हुआ कि एक तोता जो है वो कांपा और गिर गया। पर देखिए गौर कीजिएगा, बाद में सवाल पूछ लूंगी सवाल पूछ सकती हूँ, इसलिए गौर करिएगा कि चल क्या रहा है। अब वो क्या कर सकता था, बात जो होनी थी वो हो गई, उसने सवारी आगे बढ़ा दी। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। अब जिस तोते ने कहा था, जो उसके पास कैद था कि भाई मेरा ये पैगाम दे देना, उसने पूछा कि क्या हुआ। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया।
आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामो पयाम पहुंचाया, उनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया, वो कपकपा कर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। अब देखिए यहाँ एक बेहद खूबसूरत लफ्ज आया, सलामो पयाम। हम अक्सर करके बोलते हैं कि हमारा सलामो पयाम। आप इसको लिखना सीख लीजिए, मीनिंग तो आपको पता ही है। तो सी प्लस लाम प्लस अलिफ प्लस मीम, सलाम। ठीक, उसके बाद वाव लगता है, प्लस वाव, फिर पे प्लस ये प्लस अलिफ प्लस मीम, पयाम। और इसको हम लिखेंगे कैसे? सीन, उसके साथ लाम अलिफ जबर ला, सलाम, वाव इंडिपेंडेंट रहेगा, सलाम पयाम पे, ये अलिफ जबर या, मीम साकिन पयाम, सलाम पयाम। अच्छा, सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना, जब सौदागर ने बताया ना कि वहां जब मैंने जैसे तुम्हारा पैगाम दिया, तुम्हारा सलाम पयाम दिया, तो उसमें से एक तोता जो है वो कपकपाया, उसका बुरा हाल हो गया, उसका दिल फट गया और वो जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया, यानी मर गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी इसी तरह कपकपाया। अब देखिए, सौदागर के पास जो परिंदा यानी तोता कैद है, उसने जब ये कहानी या ये वाकया सुना, माजरा, जब ये वाकया सुना या उसने ये सब बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो भी इसी तरह से कांपने लगा, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ। रंजीदा हुआ नहीं, बहुत गमजदा हुआ। अब देखिए, रंजीदा लफ्ज तो फिर भी आसान है, आप बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन गमजदा, इसमें दो लफ्जों का उच्चारण, एक तो गैन, आमतौर से हम लोग क्या उच्चारण लोगों का होता है, गम। अब देखिए, गम के माने तो गूंद के होते हैं, हम लोग गम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मुझे बड़ा गम हो रहा है। तो गम कोई लफ्ज नहीं है, आपको आवाज जो है वो हलक से निकालनी है, गम। इसी तरह से जे की आवाज, ये जा नहीं है, आप गमजदा नहीं कह सकते हैं या गमजदा नहीं कह सकते, आप कहेंगे गमजदा। और उसको लिखेंगे किस तरह से? मिला के भी लिख सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मिला के ज्यादा अच्छा है। गैन मीम जबर गम, जे दाल और हे, गम, जे जबर जा, दाल हे जबर दा, गैन मीम जबर गम, जे जबर जा, दाल हे जबर दा, गमजदा। इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये लफ्ज हम बहुत बोलते हैं लेकिन अक्सर गलत बोलते हैं। गमजदा, देखिए गमजदा इस तरह से। अच्छा, सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, यानी उसको बहुत गम हुआ, तकलीफ हुई, दांतों से उंगलियां काट ली। अब उंगलियां लफ्ज हम बहुत बोलते हैं, लेकिन हमें लिखना आना चाहिए। गमजदा का जुमला भी आप बना सकते हैं, राजू हाई स्कूल, कल ही रिजल्ट, परसों या कल आया है रिजल्ट, हाई स्कूल में कम नंबर आने से गमजदा है, यानी बेचारा दुखी। इसी तरह से आपका जो लफ्ज है उंगलियां, अलिफ प्लस नून प्लस गाफ प्लस लाम, देखिए कितने सारे अल्फाबेट्स इसमें आ रहे हैं, प्लस ये प्लस अलिफ प्लस नून गुन्ना। अब देखिए कितने अल्फाबेट्स। अब इनको हम किस तरह से लिखेंगे, इन सबको किस तरह मुख्तसर करेंगे? अलिफ तो पूरा रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट लिखा जाता है हमेशा। अलिफ प्लस नून का शोशा लिया, गाफ देखिए बीच में किस तरह आ रहा है, फिर लाम ले गए, फिर हम ये लाए, फिर अलिफ, अलिफ नून पेश उन, गाफ साकिन उन, लाम साकिन उंगलियां, ये अलिफ जबर या नून उन्ना। फिर से देखिएगा मुझे लिखते हुए, मैं इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिख रही हूँ कि आपको लिखना है। अलिफ, फिर नून का शोशा, फिर गाफ, फिर लाम, फिर ये, फिर अलिफ, उंगलियां। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप लिखेंगे तो लिखना सीख जाएंगे। सौदागर ने दांतों से उंगलियां काट ली, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की, अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज होता।
सौदागर ने क्रोध होकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। ये टर्निंग पॉइंट है कहानी का। अब बताइए क्या होगा। देखिए आप लोग कुछ जज कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखिए क्लाइमेक्स है। अब देखिए सौदागर ने क्रोध होकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। पिंजरा और लिखना सिखा देती हूँ। पे प्लस नून प्लस जीम प्लस रे प्लस हे, पिंजरा। पे नून जीम, पे नून जबर, पे नून जेड पिन, जीम साकिन, रे है जबर रा, पिंजरा। फिर से देखिएगा, पे नून जीम रे और गोल है, पिंजरा। तो सौदागर ने क्रोध होकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा, ठीक पहचाना आपने बिल्कुल, और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। अब जाहिर सी बात है, इंसान एकदम से कहा तो वो गिरा और लग रहा है कि मर गया है, और वो वहां भी देख के आ रहा है कि एक तोता उसके सामने गिरा और ठंडा हो गया और वो मर गया। तो यहाँ देखा तो इस कैदी परिंदे ने भी यही किया। तो अब सौदागर हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है। उसने तोते से पूछा, ये क्या है भाई। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था। क्या सबक दिया उसने उसे? इस तरह से बाहर निकल सकते हो। हाँ, इस तरह से बाहर निकल सकते हो कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपने को मुर्दा बना दे, फिर तू आजाद हो जाएगा। यानी जब तक वो उससे गुजारिश करता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं कैद में हूं, तो सौदागर ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसके साथी परिंदे ने सौदागर के सामने ये किया कि वो कपकपाया, गिरा, उसके बाद ठंडा हो गया, सौदागर ये समझा कि ये तो मर चुका है। तो वही तरकीब इस तोते ने भी आजमाई, और वो जब सौदागर ने आके उसको ये न्यूज सुनाई, ये खबर सुनाई कि तुम्हारा साथी इस तरह से तड़पा, गिरा और मर गया और मुझे बहुत तकलीफ हुई है, तो तोता ये समझ गया कि उसके साथी ने उसे मैसेज दिया है। उर्दू में इसके लिए क्या लफ्ज है? पैगाम। पैगाम दिया है। शाबाश, वेरी गुड। ये पैगाम दिया है कि वो किस तरह से आजाद हो सकता है। तो उसने कहा कि उसने मुझे ये मैसेज दिया कि तू अपने को मुर्दा बना दे, फिर तू आजाद हो जाएगा। ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। तो देखिए, अब आपको इसके जरिए से, इस कहानी के जरिए से आपने बहुत सारे लफ्ज सीखे, तलफ्फुज या उच्चारण भी सीखा, लेकिन साथ ही साथ आप लोग कुछ अल्फाज मानी जरूर याद कर लीजिए, जिससे कि वोकैबुलरी में इजाफा होता रहे, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज यानी आपकी वोकैबुलरी बढ़ती रहे। जैसे सौदागर की मानी होती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सौदागर तिजारत करने वाला, जिसे आप लोग कहते हैं बिजनेसमैन, ताजिर जिसको कहना है। फिर उसके बाद रंज उठाना, यानी सदमा बर्दाश्त करना या गम उठाना, इसका मतलब होता है। फिर उसके बाद रंजीदा, गमगीन या गमज़दा, दोनों इसके लिए लफ्ज आ सकते हैं। उसके बाद एक लफ्ज अभी मैंने बताया था जो आपको जरूर याद होना चाहिए, रिहाई, यानी आजादी। अब देखिए, 4 लफ्ज हैं जिसके मानी आपको याद करनी है। और इसके अलावा अगर आप इस कहानी को सुनने के बाद 4 लाइन में कमेंट बॉक्स में मुझे, या 2 लाइन में ये लिख दें कि आपने इस कहानी को सुनने के बाद अल्फाज तो बहुत सारे सीख ही लिए हैं, बहुत सारे लफ्ज़ों का आपने तलफ़ुज़ भी सीख लिया, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण भी सीख लिया, लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है?
चाहे आप एक लाइन में लिखिए, उससे हमें एक अंदाजा ये होगा कि आप कितना लिखना सीख चुके हैं। देखिए, हम इतने सारे एपिसोड से हमारी पूरी टीम, सिर्फ अकेले मैं ही नहीं, इससे पहले भी जो आपको टीचर्स पढ़ाते रहे हैं, उन्होंने अल्फ़ाबेट से लेके ये कोशिश की कि आप पहले अल्फ़ाबेट सीखें, फिर उसके बाद उनको मिलाना, फिर उनको अलग करना, फिर किस तरह से हम हर्फ लिखते हैं, बनाते हैं, कैसे जुमले बनाते हैं, हम आपको मैं फिर यहाँ तक लेके आई, और किस तरह से कहानियों, गज़लों, नज़मों के ज़रिए से दिलचस्प तरीके से हम उर्दू ज़बान को सीख सकते हैं। तो हम इस तरह आगे आहिस्ता करके बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपका ताउन, आपका कॉपरेशन शर्त है। वो कब, किस तरह से होगा कि जब आप इन तमाम अल्फाज की मशक करेंगे। चाहे एक लाइन में लिखिए, इस कहानी से आपने क्या सीखा ये ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आपको ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी उर्दू ज़बान सीखनी है तो इतनी मेहनत तो शर्त है, क्योंकि उसके बाद आप फिर कहेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़रिए से उर्दू ज़बान को सीखा है, और इससे बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।